गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ रही है आवाज आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ओके। तो कल हमने किया था, परसों रेडियो एक्टिव वेस्ट कंप्लीट किया था। उसमें दो तीन टॉपिक, आई थिंक अभी तक टॉपिक नंबर में तो काफी सारे हैं। उनको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं जितना आज हो जाएगा। एक, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पढ़ा था, जहाँ पे जो भी कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो रिपेयर नहीं हो सकते उनके लिए पढ़ा था, तो और उससे पहले हमने सॉलिड वेस्ट पढ़ा था। तो सॉलिड वेस्ट में एक केस स्टडी एनसीईआरटी में दी है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है ना। प्लास्टिक्स सबको पता ही है कि प्लास्टिक्स नेचर में डिकम्पोज नहीं होती। दीज आर नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। और प्लास्टिक का यूज सब जानते ही हैं कि प्लास्टिक में हर जगह यूज भी हो रही है। प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतल हो या पॉलिथीन, जो सबसे लो ग्रेड की प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डेट्रीमेंटल है इन्वायरमेंट के लिए। बिकॉज कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कैटल्स कुछ खाते हैं तो उनके साथ प्लास्टिक चली जाती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक केस स्टडी एनसीईआरटी में दी है। एक पर्सन का नाम दिया है, मिस्टर अहमद खान। बैंगलोर के ये पर्सन थे जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को रेमिडिएट करने के लिए एक नया तरीका निकाला, है ना। और जिस टाइम पे एनसीईआरटी में आया होगा उस टाइम के डेटा के हिसाब से लिखा हुआ है। एक्चुअली अहमद खान का बिजनेस बैंगलोर में था। वो प्लास्टिक के सैक्स बनाते थे। प्लास्टिक सैक्स का मतलब है जैसे वो थर्माकोल की प्लेट्स और डिस्पोजेबल स्टायरोफोम कप वगैरह आते हैं थर्माकोल के, तो उनका बेसिकली काम था वो प्लास्टिक का। तो वो 20 साल से ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं। उस टाइम पे 57 ईयर्स ओल्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वैसे बैंगलोर में जो बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन है उसके साथ, और बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक मटेरियल क्रिएट किया जिसको नाम बाद में दिया गया पॉली ब्लेंड। पॉली फॉर पॉलीथीन और ब्लेंड मतलब मिक्सिंग। तो बेसिकली पॉलीथीन को मिक्स करना है। अब करना क्या है इसमें? इसमें करना ये है कि जब हम रोड बनाते हैं, जैसे होता है कि आपने कभी रोड बनते हुए देखा हो, तो उसमें एक चारकोल ब्लैक कलर का मटेरियल यूज होता है। और जो बजरकोट होती है, छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, पेबल्स, उनमें वो चारकोल मिलाते हैं और उससे रोड बनाते हैं। ऊपर से वो क्रेन जैसा कुछ होता है, उसे चलाते हैं तो रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया हो कि रोड बरसात के टाइम पे ही सबसे ज्यादा टूटती है, बिकॉज जो चारकोल है वो वाटर को रिपेल नहीं कर पाता, मतलब पानी को रोकता नहीं। पानी को स्पेल नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। और अगर सड़क के अंदर पानी भर जाएगा, मतलब जो सड़क की थिकनेस है रोड की, उसमें अगर वाटर रुकेगा तो रोड की लाइफ कमजोर हो जाएगी। तो हर साल बारिश में होता है कि पानी रुका और गड्ढे बन गए रोड में। तो उसका उन्होंने तरीका निकाला कि अगर हम उस मटेरियल को जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है, अगर उसको हम पहले पॉलीथीन से कोट कर दें। क्या करेंगे, पॉलीथीन कलेक्ट करेंगे, पूरे शहर से पॉलीथीन कलेक्ट की, पॉलीथीन को मेल्ट किया और उस पर मिट उस पर डाल दिया पत्थर के ऊपर। तो पत्थर के ऊपर क्या किया, एक पॉलीथीन की कोटिंग हो गई। और अब इसमें चारकोल मिला के इससे सड़क बनाई, है ना। तो उस मटेरियल को नाम दे दिया उन्होंने पॉली ब्लेंड। और जब ये देखा तो उन्होंने, क्योंकि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट वगैरह थे, प्रोफेसर वगैरह थे, तो वहां पे सारी कैलकुलेशन करके देखा कि ऐसा करने से जो रोड की लाइफ है वो 3 गुना बढ़ जाती है। बिकॉज पॉलिथीन की कोटिंग होने की वजह से पानी उस पर रुकेगा नहीं। और अगर पानी सड़क पर रुकेगा नहीं, पानी किनारे बह जाएगा, तो सड़क की लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। तो उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखा कि भाई 3 गुना लाइफ जो है वो बढ़ गई। बस यहीं से जो है वो नाम दे दिया गया उस सब्सटेंस का, पॉली ब्लेंड। और जिस टाइम पे एनसीईआरटी में लिखा था तब से लेके अब तक, मतलब बाय द एंड ऑफ 2002, 2002 तक बैंगलोर के अंदर 40 किलोमीटर की रोड वो पॉली ब्लेंड को यूज करके ऑलरेडी बना चुके थे। और नॉर्मली जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, जो बेसिकली 40 पैसे पर केजी प्लास्टिक और कबाड़ी वालों को देते होंगे, उनसे इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक खरीदना शुरू किया। और उनको कहा कि हम आपको 6 रुपए पर केजी देंगे। अहमद खान का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए, कि हम 6 रुपए पर केजी आपको प्लास्टिक देंगे, आप सारी प्लास्टिक हमें दो, रादर देन कि आप 40 पैसे पर केजी किसी कबाड़ी वाले को देते हो। तो एक तो ये कि उनको भी
बेसिकली उनको भी कीमत मिल रही है उनकी जायज मेहनत की। वो सारी प्लास्टिक कलेक्ट हो रही है और उस प्लास्टिक को मेल्ट करके जो पत्थर होता है, बिटुमिनस कोल बोलते हैं उसे, बेसिकली बिटुमिन के ऊपर उसकी कोटिंग कर दी जाती है, उससे रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है, और उससे फिर रोड की लाइफ जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो प्लास्टिक वेस्ट को रेमिडिएट करने का एक नया तरीका निकला। आज की अगर आप बात करेंगे, अभी की बात, ये तो 2002 की बात थी कि 2002 तक वो 40 किलोमीटर रोड बैंगलोर सिटी के अंदर बना चुके थे। अब तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि बैंगलोर में हर एक बड़ी सिटी, हर एक बड़ी जो रोड बनी हुई है वो पॉली ब्लेंड से बनी हुई है। पूरा सोलापुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का इलाका, सब जगह जो है वो बेसिकली जो है वो पॉली ब्लेंड को कमर्शियली यूज किया जा रहा है। तो एक सर इनोवेटिव आइडिया था जो एक प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाले पर्सन का था, वही 57 ईयर की एज में, और वो पेटेंटेड है अब उनका। बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे आप लोग? सर ओनली बैंगलोर और ये साउथ एरिया में हो रहा है या फिर अब ये पूरे इंडिया में काम हो रहा है इस चीज का? बेटे वो देखना पड़ेगा मुझे कि पूरे इंडिया में कहाँ तक है, बट ये है कि शुरुआत तो उन्होंने वहीं से की थी। और फिर वही है कि पेटेंट हो जाता है तो अब जो उनको पेटेंट के हिसाब से कीमत देगा, उस स्टेट में वो टेक्नोलॉजी यूज कर ली जाएगी। इस तरीके से है कुछ। अब ये देखना पड़ेगा कि पॉली ब्लेंड को आज की डेट में कहाँ यूज कर रहे हैं, या बैंगलोर में अब यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा तो पुराना है। फिलहाल जो भी डेटा है तो उसके हिसाब से ही आपको याद रखना है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हाँ ऐसा हुआ था कभी। सो ये केस स्टडी दी हुई है बुक में आपकी। मैं 2-3 लाइन लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहो तो इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, थ्योरी के जैसा ही है। ये केस स्टडी याद रखनी है आपको। दिस इज रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। किसने दी है? बाई मिस्टर अहमद खान इन बैंगलोर। बेंगलुरु नाम हो गया, अब तो नाम भी चेंज कर दिया गया है। ये तो इसमें आप जो पढ़ेंगे वो, मैं अहमद खान 57 ईयर के थे और 30-20 सालों से प्लास्टिक का काम कर रहे थे, ये सब तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो पॉली ब्लेंड याद रखना है आपको। दैट इज अ मटेरियल जो उनका पेटेंटेड है ना। ये क्या है? बेसिकली ये फाइन पाउडर है ऑफ रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, है ना। ये इनकी कंपनी ने बनाया था, पॉली ब्लेंड, है ना। फिर इसको यूज किसके साथ किया? इन कोलाबोरेशन विद, एक तो था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और इसके अलावा जो है वो बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, है ना। फिर तीसरी चीज आप याद रख सकते हैं, इन्होंने किया क्या? इन्होंने पॉली ब्लेंड लिया, इसको जो मटेरियल होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में उसे बिटुमिन कहते हैं, बिटुमिनस कोल या बिटुमिन कोल कहा जाता है ना। पत्थर के जैसा होता है ना। इसके साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसको यूज किया रोड कंस्ट्रक्शन में, और ऐसा करने से रोड की लाइफ 3 गुना बढ़ गई, है ना। आप लिख सकते हैं रोड लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। ये बेसिकली इनका पूरा यूज था। क्यों? बिकॉज पॉली ब्लेंड में वाटर रेपेलिंग प्रॉपर्टी है। जो यूज की गई वो ये कि क्योंकि ये प्लास्टिक है तो पानी को रोक ही नहीं गई। प्लास्टिक की कोटिंग किसी चीज पे कर दोगे तो पानी कैसे रुकेगा? और प्लास्टिक से प्लास्टिक जब गर्म चारकोल में आप चिपकाओगे तो चिपके भी ज्यादा। तो पूरी इसके लिए
ऑलरेडी जो थर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लोगों ने मिलकर सारी कैलकुलेशन पूरी की हुई है, तब ये रिजल्ट निकाला कि 3 गुना लाइफ इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। बाकी जो लाइन दी हुई है वो आप, उससे कभी क्वेश्चन तो नहीं आया कि भाई जो प्लास्टिक बीनने वाले लोग थे बैंगलोर के अंदर, वो 40 पैसे पर केजी प्लास्टिक को बेचते थे, इनकी कंपनी ने 6 रुपए पर केजी ऑफर किया कि आप सारी प्लास्टिक हमें लाके दो और बदले में हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये है कि कम से कम जो रैक पिकर्स हैं उन्हें प्लास्टिक वेस्ट को देने के लिए मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी, उसके लिए भी आप कह सकते हैं ये। तो ये इस तरीके से है ना, तो प्लास्टिक वेस्ट पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि बैंगलोर में इन्होंने यूज करने की कोशिश की। बाकी और भी सिटीज में यूज किया गया, लेकिन अभी राइट नाउ कितना यूज हो चुका है वो तो नहीं कह सकते। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है केस स्टडी में वो ये सब है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कर लिया था, सॉलिड वेस्ट कर लिया था, ये केस स्टडी हो गया। उसके बाद मैंने आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट करा दिए थे। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज एग्रोकेमिकल्स, है ना। 6, एग्रीकल्चर में जो हम यूज करते हैं उनका क्या रोल है, एग्रोकेमिकल्स एंड दियर इफेक्ट। अब इस एग्रोकेमिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही है कि एग्रोकेमिकल्स में जो आप यूज करते हो, एग्रोकेमिकल्स में क्या आते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके फर्टिलाइजर हो गया ये। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, है ना। वीडीसाइड्स हैं अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए, ये हर्ब्स के लिए हैं तो हर्बिसाइड्स हैं, एटसेट्रा। ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं, ये सब ऑर्गेनो केमिकल्स हैं। जैसे ये इनऑर्गेनिक है वैसे ये ऑर्गेनिक है। तो एग्रोकेमिकल्स में हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज करते हैं कि भाई अलग अलग, इवन फंगीसाइड हो गया, फंगी के लिए होगा, तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियासाइड है। चूहे मारने के लिए भी, बिकॉज रैट्स भी या रोडेंट्स भी क्रॉप को डैमेज करते हैं तो रोडेंटिसाइड्स आते हैं। अलग अलग निमेटोड्स क्रॉप को डैमेज करते हैं तो निमेटिसाइड्स आते हैं। तो अलग अलग केमिकल्स को यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द केमिस्ट्री दे हैव, या तो वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे या वो इनऑर्गेनिक होंगे। यूजुअली जो इनऑर्गेनिक वाले हैं दे आर यूज एज ए फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, यूरिया है। तो इस तरीके से एक इन जनरल दे रखा है कि भाई ये है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे नॉन डिग्रेडेबल हैं, बीइंग नॉन डिग्रेडेबल। एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक किसके लिए, टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। जब आपको पीछे पढ़ाया था तब भी ये बात हमने समझाई थी कि जितने भी इस टाइप के केमिकल्स होते हैं ना ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। जिस इंसेक्ट्स को आप मारना चाहते हो वो तो मरेगा ही मरेगा, बल्कि जो इंसेक्ट नहीं मारना चाहते वो भी मर जाएगा। तो जो हमारे टारगेट ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिन्हें हम नहीं किल करना चाहते, ये उनके लिए भी टॉक्सिक है। तो जैसे आप किसी पेस्टिसाइड में किसी पेस्ट को मारना चाहते हो तो जो वांटेड है वो तो मरेगा, बट जो अनवांटेड है वो भी मर जाएगा। यही तो प्रॉब्लम थी। इसीलिए कहीं आपने बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड का यूज किया, क्योंकि वो होस्ट स्पेसिफिक थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में क्या होता है, यही केमिकल्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है कि क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, टॉक्सिक है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए ये पूरी तरीके से डैमेज करते हैं सॉइल में जो इकोसिस्टम है, जिसे आप सॉइल इकोसिस्टम कहते हैं ना। दे डैमेज द सॉइल इकोसिस्टम, सॉइल कह लीजिए या लैंड कह लीजिए। और इवन इनके आप उस चीज से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर ये पानी में गए एग्रीकल्चर रन ऑफ के साथ तो वाटर पोल्यूशन भी होगा, है ना। वाटर के अंदर जैसे डीडीटी भी तो एक इंसेक्टिसाइड ही था, या नाइट्रेट एंड फास्फेट्स जिनसे हमने यूट्रोफिकेशन स्टार्ट किया था वो भी तो यहीं से गया था। इवन जब आप स्प्रे करोगे तो एयर में परसिस्ट करेंगे तो एयर पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है ना। एयर में भी आप जैसे होता ही है कि वो लोग मास्क लगा के या मुंह पे कपड़ा बांध के इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, बट कहीं ना कहीं बॉडी के कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा, तो हार्मफुल है, टॉक्सिक टू एनिमल एंड ह्यूमन लिखा होता है।
तो ये सारी प्रॉब्लम इन एग्रोकेमिकल्स के साथ आती ही हैं। तो इफेक्ट इनका हार्मफुल ही होगा कि दैट दे डैमेज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम, तो पूरा इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। अब इस चीज को ओवरकम कैसे करेंगे? इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर एक केस स्टडी बुक में दे रखी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम एक ऐसा फार्मिंग की प्रैक्टिस लेके आए जो ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई वेस्ट है ही नहीं, एक्चुअली जीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है। एक का वेस्ट किसी दूसरे प्रोसेस के लिए काम का हो जाता है, तो इसको जीरो वेस्ट प्रोसीजर बोल दिया जाता है। तो ये केस स्टडी में देखना है तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है ना। यहाँ भी एक केस स्टडी दी है आपकी बुक में। केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये किसने की है? मिस्टर रमेश चंद्र दागर। ये एक फार्मर है फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार डेवलप किया, या कह लीजिए हो सकता है इनसे पहले भी कोई करता हो। इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कल्चर एस्टेब्लिश किया गया बाई रमेश चंद्र दागर, जो कभी सोनीपत हरियाणा के किसान हुआ करते थे, अब तो ये सेलिब्रिटी बन गए हैं। बिकॉज आप एनसीईआरटी में जिनके बारे में पढ़ रहे हो तो कोई छोटी मोटी हस्ती तो होगी नहीं कि उसके बारे में दे दिया है ना। तो जब लिखा गया था एनसीईआरटी 2000 से पहले की, तब से ये इंक्लूडेड है इस टॉपिक के अंदर, और उससे भी पहले कब इन्होंने ये काम करना शुरू किया होगा, और आज इनके कितने फॉलोअर्स होंगे। तो इट्स ए बिग। तो अब इन्होंने क्या किया है, एक इंट्रीगेटेड मतलब एक रिलेट करने वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पर्पस क्या होता है कि ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक का मतलब है कि एक दूसरे में चेंज होते चले गए, और उसके हिसाब से ये जीरो वेस्ट प्रोसीजर कहलाता है, जहां एक प्रोसेस का वेस्ट किसी दूसरे प्रोसेस के लिए सबस्ट्रेट या न्यूट्रिएंट का काम करेगा, तो कहीं कोई वेस्ट जनरेट होगा ही नहीं। ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल लेआउट समझाता हूँ कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में है क्या, हालांकि कोई लेआउट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये तो केवल मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है कि हम इसको पढ़ें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, मान लीजिए मेरे पास केवल ये एक लैंड है। अब इस लैंड में क्या है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने वीट लगाया, क्योंकि गेहूं की खेती सब किसान करते ही है। अब इसमें लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ फर्टिलाइजर चाहिए, गेहूं को पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। मुझे यहाँ पे पानी देना है तो मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा गेहूं को, है ना। और मुझे बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, मतलब मुझे बायो एग्रो केमिकल्स भी चाहिए। ये सब भी देखने हैं। अब मान लीजिए कैसे मैनेज होगा, मान लीजिए ये वीट है, ठीक है, चलो मान लो इससे जो वीट निकला, जो गेहूं काटा, वो तो यूज हो गया, ये तो इंडस्ट्री में चला गया या मंडी में चला गया, ठीक है, सेल पर्पस के लिए हो गया। अब इस वीट में जो बचा वो क्या है, क्रॉप रेजिड्यू। गेहूं को काटने के बाद जो गेहूं का प्लांट बचेगा, उसको वैसे तो कहते हैं कि जला देंगे, लेकिन इन्होंने ने क्या किया, जो क्रॉप रेजिड्यू बचा है, जिसे लेफ्ट ओवर क्रॉप कहते हैं, कि मेन पार्ट निकालने के बाद जो बेकार की क्रॉप बची है वो। सर गेहूं में कहाँ बचता है लेफ्ट ओवर? क्यों नहीं बचता? गेहूं के पौधे का क्या करोगे? सर वो भूस होता है, वो तो गाय खा लेती है। किसके यहाँ? आपको लगता है ये जो इतने बैठे हुए हैं किसान, इनसे ये भूसे के लिए खेती करते हैं? कोई नहीं करता। ये जो करोड़ों रुपए के फार्म हाउस बना के बैठे हुए हैं, इन्हें भूसे से कोई मतलब नहीं है। ये तो सारी डॉग वैरायटी लगाते हैं जहाँ पे होता ही नहीं है, तो उसे आग झंझट खत्म करते हैं ये तो। ये भूसा कहाँ बेचने वाले? ये तो सब सरबती सोनारा गेहूं उगा रहे हैं, सारा का सारा विदेशों में इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा विदेशों से फंडिंग आती है इनके लिए। आम आदमी जो होता है, जो सिंपल किसान है, जो किसानी से अपना घर चलाता है, जिसके लिए लिवलीहुड है किसानी, बिजनेस नहीं, जिनके लिए फार्मिंग बिजनेस है, वो फार्मर्स थोड़ा कहलाएंगे, दे आर बिजनेसमैन। हेक्टेयर की लैंड लेके बैठे हुए हैं, दूर दूर तक खेत में जहां देखो वहां पे गेहूं और सरसों है। वहां पे आप ये कहो कि नहीं वो फार्मर है, फार्मर तो नाम के हैं भाई, कि वो तो किसान है तो इसलिए फार्मिंग बोल दिया आपने। एक्चुअली दे आर बिजनेसमैन। खुद कौन खेती कर रहा है, कौन हल चला रहा है? सब ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, सब ऑटोमेटिकली डिवाइसेस यूज करते हैं इरिगेशन और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने के लिए। काटने के लिए क्रेशर से मशीनें आती हैं। उसके बाद इन्हें भूसे का क्या करेंगे? स्टॉक कंटेंट कोई नहीं यूज करता।
वो जो छोटे छोटे खेत होते हैं वहां होता है कि चलो गेहूं काट के रख लिया, बेच के अपना काम करेंगे, और भूसा रख लिया, वो जो है वो हम कैटल फीड में यूज कर लेंगे। ये लोग ना करने वाले, इनके बस का नहीं है कि ये भूसा को इकट्ठा करें, है ना। बेकार में ये इतना जो है वो पराल जलाने में लगे हुए हैं पॉल्यूशन के टाइम पे। कि अभी क्या हुआ, धान काटा गया कुछ महीने पहले अक्टूबर में, तो आता है ना कि भाई जला दिया गया, जला दिया गया तो दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया। अब ये सोचे काट के रख लें, क्या दिक्कत है, किसी कैटल के फीड में नहीं रख, काटने सर में उसका पैसे तो खर्च हो रहे हैं, टाइम खर्च हो रहा है। सर उसका तो रीजन ये था कि मशीन से काटने के बाद पौधा जड़ से नहीं कटता, तो उसे जला देते हैं। तो गेहूं के साथ भी यही है, गेहूं की बाली तोड़ते हैं मशीन से, अब नीचे क्या करेंगे। ये लोग कुछ हाथ से नहीं करते, सब मैनुअली है, सब बहुत पढ़े लिखे किसान है, छोटे मोटे किसान नहीं है, सिर्फ नाम का होता है कि ये किसानी कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब मैं तो उनके कंपैरिजन में कहूँ तो मेरी फैमिली में तो बहुत कम किसानी होती है स्टिल। हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास लेबर है, हम मतलब चाचा जी हैं वो खुद तो ना हल चलाने जाते हैं, लेबर लगा रखी है, वो काम करती है, वो तो सुबह उठ के बस देखने जाते हैं, रहते वही है खेत में, बट वो नहीं पानी में हाथ डालते, ना वो मिट्टी में हल चलाने जाते हैं। तो जिसके पास भी ठीक ठाक है, जिसके पास दिमाग है, आजकल एग्रीकल्चर तो मतलब एमबीबीएस से ज्यादा अच्छा कैरियर है। आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो आईआईटी से लोग छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिए, कि बीटेक और गूगल की नौकरी छोड़ के आप सोशल मीडिया पे देखो तो बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जो इस बिजनेस में निकल के आ गई। आप यहाँ से फायदा देखो तो सही, ये क्रॉप रेजिड्यू बचा, अभी आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि चलो यहाँ पे लेफ्ट ओवर क्रॉप बची हुई है, इसका क्या करोगे। चलो मान लेता हूँ कि इसको स्ट्रॉ में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रॉ की फॉर्म में ये कैटल के पास चला गया। जितना यहाँ पे स्ट्रॉ बना उतने कैटल के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, मतलब बहुत सारे कैटल्स लाने पड़ेंगे ना बेसिकली, तभी तो ये आएगा। अब डेयरी इंडस्ट्री में जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बने वो तो चले गए अगेन सेल में, और इस डेयरी इंडस्ट्री का वेस्ट क्या है, डेयरी इंडस्ट्री का वेस्ट है कैटल डंग। ये कैटल डंग कहाँ जाएगा, ये रहा फर्टिलाइजर, जो वीट के अंदर आपने दिया था कि हम कैटल डंग को फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज करेंगे, है ना। ये आप कर सकते हैं। इवन आप इसी कैटल डंग को जो है वो बायोगैस प्लांट में ले जाइए, और बायोगैस प्लांट से बनेगी यहाँ पे मीथेन। मीथेन बर्निंग पर्पस में है। जब भी आप मिल्क प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें अगर आपको एनर्जी चाहिए, या गाय भैंसों को साफ सफाई करना है, बिजली बनानी है, तो उसमें आप चले जाइए, तो ये वहां चला जाएगा मीथेन, और यहाँ बायोगैस का जो हिस्सा बचा वो चला जाएगा फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर की फॉर्म में, है ना। घर होगा फार्म हाउस में, यहाँ पे घर भी बना हुआ है, हाउस बना हुआ है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। तो जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओगे तो उससे ये इरिगेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बारिश का सारा पानी आपने कलेक्ट किया और आपने पूरे साल भर उसे इरिगेशन में यूज किया। ये चीजें हो गई वो, है ना। 10 नीम के पेड़ लगा दीजिए, नीम इज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड, ये सारी रिक्वायरमेंट जो एग्रोकेमिकल की है वो पूरी हो जाएगी, फर्टिलाइजर मिल गया, इंसेक्टिसाइड मिल गया, है ना। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। इवन जो बायोगैस में नीचे बचा हुआ है, इसको अगर आप और ज्यादा चाहें तो इसको आप वर्मी कंपोस्टिंग में ले जाइए, केचुए की खाद बनाने में। तो जब आप इसे वर्मी कंपोस्ट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है वो वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, और इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करिए। और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट को सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम वीट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ऐसे प्लांट लगाइए जो जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं वो हैं, या फ्लावरिंग है, फ्लोरिकल्चर आजकल बड़ा पॉपुलर है कि लोग फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती करने से क्या होगा, इससे यहाँ पे हनी प्रोडक्शन भी होगा, हनी मिलेगा और बी मिलेगा। आप यहाँ से बी कीपिंग में ले जाएंगे इसे बेसिकली। बाकी प्लांट तो ये भी है, तो फर्टिलाइजर, इरिगेशन और इंसेक्टिसाइड की जरूरत तो इन्हें भी पड़ेगी। तो ये बी इंडस्ट्री भी बन के तैयार हो गई आपकी, कि बी इंडस्ट्री में बी और हनी बन रहा है, वो अलग जा रहा है आपका। ये आप मेडिसिनल प्लांट लगा लीजिए। आप अगर वेस्ट की फॉर्म में देखो कि कहीं पे कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, एक्चुअली कुछ वेस्ट जनरेट हो ही नहीं रहा है। इसीलिए तो ये साइक्लिक प्रोसीजर कहा जाता है कि आप बी कीपिंग, डेयरी, आप अगर बिजनेस देखो तो कौन कौन से हो गए, एक डेयरी बिजनेस हो गया किसान के पास, एक ये बी कीपिंग हो गया, एपीकल्चर हो गया, यहाँ जो एग्रीकल्चर हो रही है वो तो ये एग्रीकल्चर है ही, वो हो गया। यहाँ पे आप बायोगैस बना रहे हो वो आपका एक बिजनेस है। यहाँ पे आप एक वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो तो ये आपका एक बिजनेस है। और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने लगा रखा है, ये आपका बिजनेस है। तो इतने बिजनेस को आप एक साथ कोरिलेट कर रहे हो, और आप चाहो तो इसमें भी और एफिशिएंसी ला सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज। तो ये एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर बन के तैयार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी चीज बन जाएगी जो पूरी तरीके से इकोनॉमिकल है, और
सस्टेनेबल है, फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल, कोई केमिकल इंडस्ट्री ने यूज नहीं, कुछ नहीं यूज किया गया। आप यहाँ पे 10 बार, मतलब 10-12 का मतलब है थोड़े से आप मैरीगोल्ड के प्लांट लगा दीजिए। मैरीगोल्ड इज ए गुड इंसेक्टिसाइड, उसकी लीफ और उसके फ्लावर को एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करके आप यूज कर सकते हैं, है ना, इसी जगह पे। नहीं तो नीम के प्लांट लगा दीजिए, उनसे इंसेक्टिसाइड मिल जाएगा। नीम से अच्छा कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। ग्रोथ प्रमोट करनी है तो बायो फर्टिलाइजर से अच्छा कुछ नहीं है, वर्मी कंपोस्ट से अच्छा कुछ नहीं है, कैटल डंग को यूज करके आप और बायोगैस बना रहे हैं तो इस घर को और जिसको भी एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। दूध से ज्यादा महंगे बिकता है दूध के प्रोडक्ट्स। तो अगर लेकिन दूध से दूध के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मशीनें चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? इसी बायोगैस से आ जाएगी। बायोगैस से बिजली बना के आप दूध से क्रीम निकालने वाली और उससे जो है वो फिर आप मावा, दही, पनीर, इन सबको बनाने के लिए आपको जो भी एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी की डिमांड आपकी बायोगैस का प्लांट ही पूरा कर देगा। सो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। जो कैटल का एक्सक्रीटा है, कैटल डंग, दैट इज यूज्ड एज ए मैन्योर, वो खाद के तरीके से आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। सर लेफ्ट। नहीं, ये किस पता नहीं कैसे अपने आप ऑफ हुआ ये। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं जो उन्होंने आइडियली एक दूसरे से कोरिलेट करके सारी चीजें की हैं। इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से जब भी कोई चीज बिकेगी मार्केट में तो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक उसकी एक अलग ही मार्केट वैल्यू सर है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो ऑर्गेनिक वर्ड अगर किसी चीज के साथ लग जाएगा तो कीमत दुगनी तीन गुनी हो जाती है अपने आप। अगर आप कभी सर वैसे कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? अभी तो सब मुझे तो दिख रही है स्क्रीन सारा। सर बहुत बहुत ब्लर। ज्यादा ब्लर है। मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया है इसे अभी। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से करके देखता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वो मैंने रफ पेपर पे लिखा है, वो ब्लू थोड़ा पेपर भी येलो सा है, हो सकता है इसलिए ना दिख रहा हूँ। मैं अभी व्हाइट पेपर दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है? यस सर। चलो। सो मेन चीज बस आपको ये याद रखना है कि हाँ ये इंटीग्रेटेड प्रोसीजर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और मैं आपको एक एग्जांपल कॉमन दे रहा था, आपने कभी अगर वैसे देखा हो तो दिल्ली के अंदर तो बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ लोग पैसे वाले हैं। मैं यही मानता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, नो डाउट, मुझे मिलेंगे, मैं भी यूज करना चाहूंगा, बट इकोनॉमी या मेरे बजट में आएंगे नहीं आएंगे, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज अगर जैसे एक कॉमन है, आप कंट्री डिलाइट आपने कभी सुना होगा, एक ऐप है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को सेल करता है। और कंट्री डिलाइट के आप ऐप पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है वो बिल्कुल ताजा बिना फ्रीज में रखा हुआ दूध आपके घर तक पहुंचाते हैं। और जब आप कॉस्ट की बात करोगे तो आई थिंक सो कि वो 90 रुपी लीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। जबकि नॉर्मली मिल्क आपको कितने में मिलता है? यूजुअली 45 से 50 रुपी पर लीटर के हिसाब से मिलता है। तो दुगनी कीमत ले रही है। तो ये भी देखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट तो अच्छे हो गए। अगर आप मिल्क को बहुत ज्यादा सर्च करोगे तो देसी गाय का जो मिल्क होता है A2 मिल्क कहलाता है, वो और महंगा मिलता है। और A2 मिल्क से बनने वाला जो घी होगा वो तो फिर बहुत महंगा मिलेगा, मतलब वो घी आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 रुपी केजी मिलेगा, जबकि नॉर्मल काऊ घी आपको 500 रुपी केजी मिलता है। तो 3 से 4 गुनी कीमत जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक। अच्छी चीज है ऑर्गेनिक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पैसे का खेल है, बट इंपॉर्टेंट ये कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं वो इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस मामले में तो अच्छा है कि केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी कम हो गई, कोई वेस्ट जनरेट नहीं हुआ, साइक्लिक है, नेचर में सस्टेनेबल प्रोसेस है। बट ये जरूर है कि उसमें जो कीमत मार्केट में जाएगी वो लोगों तक एक्सेसिबल होगी या नहीं होगी, लोग उसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बड़ी बात है ना। बेसिकली यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा मान लीजिए तो सस्ता होना चाहिए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट। बट मार्केट ने क्या सेट कर दिया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट तो दुगना महंगा हो गया।
क्यों? क्योंकि लोगों ने मोनोपोली बना रखी है कि हम तो इतने में ही बेचेंगे, हेल्थ के नाम पे अच्छी चीज दे रहे हैं तो पैसे ज्यादा ले रहे हैं, जबकि उन्हें बनाने में तो लागत और कम लग रही है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें हटा दोगे कि आप फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, है ना, वेस्ट भी आप यूज कर रहे हो एज ए इनपुट, एज ए सबस्ट्रेट, तो बाहर से आपको कुछ खरीदना भी ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब तो चीजें सस्ती होनी चाहिए ना, बट हुआ क्या, और महंगी हो गई। तो ये एक बड़ी इश्यू आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे बस आपको जो ये पूरी स्टोरी जैसा ही है, आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, जो चीजें, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिए, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, साइक्लिक है, जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है ना, तो साइक्लिक है, जीरो वेस्ट प्रोसीजर कहलाता है वो, है ना। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया है ना। और क्या है, इससे होगा क्या, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। आप जो भी बना रहे हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई चीज बनाते हैं तो उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। टर्न कर दो शीट, नो सर। लिखो। सर मेजॉरिटी ऑफ पीपल से क्यों नहीं अपना रही है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए। नहीं अपना पैसा, पढ़ी लिखी की बात ही नहीं है। अगर आप किसी को ये बोलो कि यार बादाम खाने से जो है वो याददाश्त बढ़ती है, सब यूज कर लेंगे। एक मैं तो कह रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ मैं तो इस चीज को, कि एक रिक्शे वाला भी बादाम खा लेगा, मना नहीं करेगा बादाम खाने के लिए। बादाम खरीदने के पैसे रिक्शे वाले को कौन देगा? तो उसकी वर्थ है इतनी कि वो बादाम डेली खरीद के खा सके, अखरोट खा सके। आप तो ये कहते हो कि ब्रेन का विकास, आप अपने उसमें देखो, आप टीवी में देखो ऐड, क्या कहते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ 3 एसिड्स, है ना, कि 3 आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। किसमें है जी? हॉर्लिक्स में है, बॉर्नविटा में है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन आती है, तो क्या उनके बच्चों का दिमाग विकसित नहीं होता? क्योंकि आप तो ऐड में ये दिखाते हो कि ये तो केवल आपको हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा में ही मिलेगा। तो मेन चीज ये आती है कि अब अच्छा वो क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा रूल तो बना नहीं रखा कि आप अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जिसमें कोई कंपोनेंट है तो आप लोगों को ना बताओ। बस ये है कि वो सुबह से शाम इतना ज्यादा बताया जाता है कि लोगों के माइंड में चला जाता है कि अच्छा इसमें ये चीज है और मुझे ये लेनी है, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि बिना इन सप्लीमेंटेड फूड के बिना कोई, अगर आप 19 सेंचुरी या 18 सेंचुरी की बात करोगे, तो क्या लोग बुद्धिमान नहीं हुआ करते थे? या लोगों का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता था? उस टाइम पे तो कुछ नहीं था ना हॉर्लिक्स बॉर्नविटा टाइप का। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बुरे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ये अच्छी बात है कि बिना पेस्टिसाइड के कोई वेजिटेबल मार्केट में बिक रही है। बट ये भी ध्यान में रखना है कि अगर 15 रुपए किलो सिंपल लौकी मिलती है, और आप ये कहें कि सर ये तो ऑर्गेनिक लौकी है, ये तो 70 रुपए किलो मिलेगी, तो 70 रुपए किलो खरीदने वाले तो फिर कम लोग हैं ना। जो क्लास है बस वो खरीदेगी, सीधी सी बात है, जिसकी सर भी मैं 70 रुपए मायने रखते। सर मैं इसलिए पूछ रहा था, आप कह रहे थे कि वो किसानों ने अपनी तरफ से महंगी कर दिया है, वो लोग खुद से हाँ, ही महंगी बेचना चाहते हैं। तो खुद से महंगी बेचते हैं और क्या। उन्हें पता है ना कि बिक जाएगी। उन्हें पता है कि दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं जो खरीद लेंगे, वो जाए ना किसी छोटे मोटे शहर में बेचे, जाके कहीं नहीं बिक रही। मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां पे अगर आप कहें कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचूंगा, अरे भाड़ में गया ऑर्गेनिक। वहां लोग अपनी जिंदगी में इतना खुश हैं कि उन्हें चाहिए ही नहीं मॉल। अब आप कहो मॉल में तो बहुत अच्छा होता है, मॉल में तो हर तरीके की दुकानें होती हैं, उन्हें तो मॉल पसंद ही नहीं है ना। वो तो उन्हें मॉल की जिंदगी ही नहीं पसंद है, वो क्यों यस सर। सोचेंगे? वो तो यहाँ एनसीआर के आसपास सिचुएशन ये है। आप अगर एक ट्रेडिशनल, थोड़ा सा आप यूपी हरियाणा पंजाब कहीं भी इंटीरियर में चले जाओ, एक बड़े शहर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो, फिर आप देखो वहां पे लोग कैसे जीते हैं। उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भैया कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है, कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, मॉल रात के 12 बजे तक खुल रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें वहां मायने नहीं रखती, वहां तो सिंपल जिंदगी है, वो अपना अपने अपने तरीके से जीते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो ये दिक्कत है कि भाई अच्छी खेती का मतलब क्या है? लोगों ने ट्रेडिशनल खेती को चेंज किया, क्यों चेंज किया?
बिकॉज अभी मतलब क्योंकि रिसेंटली ये चेंज हुआ है, तो अभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। जब सारे लोग इसमें आ जाएंगे तब सस्ती हो जाएगी, लेकिन फिलहाल का तो वर्जन यही है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर कॉस्टलियर। आप अगर वैसे देखो तो एक रहता ही है माइंडसेट में कि एक आम जो है वो 20 रुपी केजी मिल रहा है और एक जो है वो 100 रुपी केजी दे रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, भले वो 100 रुपी केजी वाला अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 20 वाला ही लोग लेना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी 20 लोग वाला ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट इंडिया में पहले मैटर करती है, क्वालिटी बाद में आती है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए पहले प्राइस आता है, बाद में एथिक्स आते हैं। इवन एथिक्स तो कहीं आते ही नहीं है, पहले प्राइस आता है और एथिक्स कहीं नहीं आते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। खैर, ये सारी चीजें हो गई। बाकी आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको नाम लिखे कि एक्चुअली रमेश चंद्र दागर ने क्या क्या किया था। तो इन्होंने जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो है ही, फार्मिंग को यूज किया इन्होंने। इसके अलावा बी कीपिंग को यूज किया, मतलब एपीकल्चर हो गया, उसको भी यूज किया। कंपोस्टिंग, खाद बनाने की मशीन लगा के कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, इसको देखा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको यूज किया है ना। तो ये सर डेयरी, डेयरी मैनेजमेंट, इस सबको इन्वॉल्व कर लिया। और भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें कि कुछ भी वेस्ट ना हो। जो वेस्ट है तो फिर ये भी सोचा कि अच्छा ये वेस्ट जनरेट हो रहा है तो अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां यूज कर सकते हैं वहां यूज कर लिया। तो उस तरीके से ये पूरा जो है वो, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर है। आराम से नेचर इसको सपोर्ट कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाद में इनकी नाम, इन्होंने एक्चुअली एक वेलफेयर भी बनाया था, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। जिस टाइम पे ये एनसीईआरटी में दिया गया था उस टाइम पे इस क्लब में 5,000 से ज्यादा किसान थे। इन्होंने किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, और फिर पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर डेवलप हुआ धीरे धीरे, है ना। बहुत सारे हो गए किसान अब तो, ये तो पहले थे तो इसलिए रमेश चंद्र दागर जी का नाम दिया हुआ है। बट अदरवाइज आप यूपी में जाइए तो बहुत सारे आपको अलग अलग, ये पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, साउथ में चले जाइए, केरला, तमिलनाडु, सब जगह आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग छोड़ छोड़ के। अब आपने कभी देखा हो तो आप उसको देखो, अभी न्यूज में आता ही रहता है कि फलाना जो है वो कोई सेलिब्रिटी या कोई बॉलीवुड का स्टार है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने फार्म हाउस में कर रहा है। अब धर्मेंद्र के लिए आता है कि जी वो सब्जियां उगा रहे हैं। अब जो धर्मेंद्र जी सब्जियां उगा रहे हैं, उन सब्जियों को खरीदने की ताकत भी तो अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के पास ही होगी ना। आम आदमी तक थोड़ा पहुंचेंगी वो चीजें, है ना। तो ये भी तो आपको समझना होगा कि वो चीज जो उगा रहे हैं वो जहाँ बेचेंगे, जब वो चीज सिंपल 10 रुपए की चीज को जब 1,000 रुपए की बेचेंगे, तो भाई जो 1,000 रुपए अफोर्ड कर सकता है वही तो खरीदेगा। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर अंबानी ने कोई ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पे केवल सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ेंगे, तो उन्हें पता है ना कि इस स्कूल में अगर 500 बच्चों के इनटेक है तो 500 तो मुझे सेलिब्रिटी के बच्चे मिल ही जाएंगे। तो सारे स्टार्स के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दुनिया से अलग रहते हैं। और स्कूल में पढ़ते हैं या क्या करते हैं वो अलग बात है, बट उन्हें हर साल पास करना है और उन्हें फाइनली उसी फील्ड में जाना है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पब्लिक के लिए अवेलेबल तो हो गई, बट कॉस्ट एक ऐसी चीज पड़ गई बीच में जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी मतलब मुझे खुद भी ये लगता है कि हम भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने लगे कि अच्छा चीज ये अच्छी है, चलो इसको ही कर। जो अफोर्ड कर सकता है वो तो करता ही है एटलीस्ट। हम ये मान सकते हैं कि ये चीज उन लोगों के लिए नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि पैसे से आएगी, तो पैसा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से कर, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा कि रमेश चंद्र दागर का बारे में अगर कुछ चाहिए तो मिल सकता है आपको, है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। हम फिर से बैक टू द इशू जाते हैं कि इन्वायरमेंट में और क्या क्या चल रहा है ना। ये हमारा 6 था, नाउ 7th, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
अब ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बड़ा पॉपुलर है, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन हाँ जो इंडिया में हो रहा है वो सब ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है ना। नेताओं को देखो तो भाई, सर्दी क्यों पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। गर्मियां क्यों पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। बारिश क्यों नहीं हो रही, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। भले उसका रीजन हो या ना हो, बट कहने में क्या हर्ज है, तो ग्लोबल वार्मिंग हर जगह है। खैर, टिपिकल मीनिंग में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, उसको आप अपनी बुक में अगर पढ़ोगे तो बेसिकली क्या है, ग्लो मतलब अर्थ, वार्म मतलब हीटिंग। तो हम अर्थ को हीट कर रहे हैं बेसिकली, कि कोई भी आप इवन ग्लोबल वार्मिंग टर्म आप मून के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। दिस इज सिंपली द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। ठीक है कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, आप चाहे अर्थ के लिए ग्लोबल वार्मिंग ले लें, आप चाहे तो मून के लिए ले लीजिए। मून प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब किसी भी प्लेनेट की सरफेस अगर हीट हो रही है, तो वो अगर ग्लोब है तो वो वार्म हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगी। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसियस एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो एक गैसियस एटमॉस्फेयर का एनवेलप है जो एब्जॉर्ब करेगा, दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट, रिलीज भी करेगा क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, है ना, इंफ्रारेड। तो अब इन गैसेस को क्या बोलते हैं, जो गैसेस हैं वो गैस बन जाएंगी ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस। ये बेसिकली ये क्या करती हैं, दे ट्रैप हीट विद इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर कहलाती है, सिस्टम ये आती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम ऐसे देखें कि मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो सबको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि एक गैसियस एनवलप है, एक गैस का चारों तरफ एनवलप हमारे अर्थ के चारों तरफ है, तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। अब अगर वो अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, तो उसमें गैसेस हैं, गैसेस है तो गैसेस क्या करेंगी, वो चीजों को एब्जॉर्ब भी करेंगी, रिलीज भी करेंगी। तो जब वो एब्जॉर्ब करेंगी या वो जब रिलीज करेंगी, तो उसके हिसाब से ये देखना है कि अगर गैसेस जो है वो किसी हीट को, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और नहीं वापस भेज रही वो, तो होगा क्या, हीटिंग हो जाएगी। जिस जगह पे गैसेस है, मान लीजिए एक अर्थ के चारों तरफ है, तो अर्थ के चारों तरफ फिर क्या होगा, एक हीटिंग क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो भी आप ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हो उसे। दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से हमें देखना है कि हमें ये समझना है कि क्या केस है। मैं आपको इसको चाहूँ तो आप ऐसे भी समझ लो। मैं अब ये शीट दोबारा ले आऊंगा, आप इस पेज पे आराम से देख सकते हो। लाइक ये हमारी अर्थ है, जस्ट मिनट। सर हम्म। मतलब ये दो कॉज से हो सकती है, कोई कहता है कि ओजोन लेयर की थिन होने से हो रहा है, कोई कहता है, और नहीं आप नहीं, ओजोन, ओजोन लेयर का ग्लोबल वार्मिंग से कोई मतलब नहीं है, वो दो अलग अलग टॉपिक है ना? जैसे ये अर्थ है, आप ऐसे समझो, देखो, है ना? अर्थ, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है अलग अलग। ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर आती है ना, ये फिर ऊपर और मीजोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर आती है। ये सब अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बस मैंने ये केवल अर्थ बनाया हुआ है जो ब्लू लाइन से बना हुआ है। और अर्थ की सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे, मतलब स्पेस की तरफ जाओगे, तो जो पहली लेयर आती है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सर जिस पर हम रहते हैं। हाँ, फिर इसके ऊपर जो आएगी वो स्ट्रेटोस्फेयर आएगी, और ऐसे ही ऊपर और बहुत सारी लेयर आएंगी। ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कि अर्थ के चारों तरफ एक गैस का एनवलप है, तो उसके हिसाब से ये बन गया। ठीक है, तो हम ट्रोपोस्फेयर तक ही रहेंगे। ठीक, यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये सन है ना। सन से क्या होता है, सन से यूवी रेडिएशन भी आते हैं।
बट यूवी रेडिएशन यहीं आके खत्म हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, बिकॉज जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे कहीं ओजोन लेयर है, जो आप इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ोगे कि ओजोन लेयर का काम क्या है कि सन में से जो यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना। तो ये जो यहाँ पे ओजोन की लेयर है इसने यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। लेकिन जो बेसिकली विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट भी तो अर्थ की सरफेस पे आती है ना, ये विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तो जो है वो अर्थ की सरफेस तक जाएगी, इवन अर्थ की सरफेस में एक लिमिट तक पेनिट्रेट भी करती है। सो दिस इज विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट जिसे आप बोलते हो, जो हमें सनलाइट दिखाई देती है, जिसके लिए आप जीएस में पढ़ते हो कि 8 मिनट लगेंगे कि सन की लाइट को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में। तो ये हमारा विजिबल लाइट का पोर्शन हो गया। विजिबल लाइट में कहाँ से आती है, लाइक 400 नैनोमीटर, आपने पढ़ा होगा कि वो विवग्योर वायलेट से शुरू होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से। रेड के बाद क्या आएगा, फार रेड आता है, फार रेड के बाद इंफ्रा रेड आता है। तो विजिबल लाइट अलोंग विद इंफ्रा रेडिएशन जो है वो अर्थ की सरफेस तक हिट करते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे, मतलब जो विजिबल लाइट के साथ साथ यहाँ पे क्या है, आई आर, आई आर इंफ्रारेड, अभी हमने पीछे लिखा था, तो ये आई आर रेडिएशन है। अब कुछ आई आर रेडिएशन ऐसे होते हैं जो ट्रोपोस्फेयर से वापस लौट जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये 1/3 आई आर है। 1/3 जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो तो आएंगे, मतलब आप पूरे आ भी नहीं पाते, उससे पहले ही यहाँ पे गैस जो होगी वो इनको रिफ्लेक्ट कर देंगी, तो वो वापस लौट जाएंगे, दे पास थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर, है ना। बाकी जो बचे वो अर्थ की सरफेस तक आ रहे हैं, अर्थ की सरफेस तक आए, अर्थ की सरफेस के बाद आने पे क्या हुए, अब आने के बाद जो सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आए उसकी वजह से, अब यहाँ गैस है, मान लीजिए ये गैसेस इन्वेलप हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर के वेपर्स, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब हमारा गैस का जो मेन गैसियस क्लाउड होता है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे ये गैसेस प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे आए, और इसके बाद आने के बाद यहां से वो वापस लौट के गए। कुछ तो ऐसे हैं सर जो ये हिट नहीं इंफ्रारेड, करेंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो हिट नहीं करते, वो केवल यहां तक आते हैं और यहीं से लौट जाते हैं। दैट इज 1/3% ऑफ द टोटल आई आर रेडिएशन, जो कभी अर्थ की सरफेस पे आया ही नहीं, वो केवल ट्रोपोस्फेयर में ऊपर तक आया और वहीं से लौट के वापस चला गया, इन गैसेस ने यहीं से इसे वापस भेज दिया। सर कुछ ये ऐसे आई आर, आई आर इंफ्रारेड, अभी लिखा था ना आपने आई आर रेडिएशन पीछे, ये लिखा है इंफ्रारेड रेडिएशन, आई आर, है ना। तो कुछ तो ऐसे हैं जो वापस लौट गए कि ये आए और आने के बाद जो है वो यहाँ से 1/3, 33%, 34% वापस चले गए। अब कुछ ऐसे हैं जो अर्थ की सरफेस पे आएंगे और अर्थ की सरफेस पे आने के बाद वो वापस लौट के जाएंगे, तो ये 2/3 है ऑफ आई आर रेडिएशन, जो अर्थ की सरफेस पे हिट करने के बाद यहां से वापस जाएगा, है ना, थ्रू द, वापस फिर स्पेस में चला जाएगा। तो विजिबल लाइट तो अर्थ की सरफेस तक आती है, और विजिबल के बाद आता है फार रेड, वो भी अर्थ पे आती है। जो इंफ्रारेड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, लेकिन 1/3 तो जो ट्रोपोस्फेयर में गैस है वहां उससे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी जो है वो अर्थ की सरफेस पे हिट करती है। उसके बाद जो गैसेज यहाँ पे हैं वो एक आफ्टर सम टाइम इनको वापस यहाँ तक भेजती है। तो ये 100% आई आर हो गया, विजिबल यहाँ पे यूज हो ही जाती है फोटोसिंथेसिस में, अल्ट्रावायलेट रेड स्ट्रेटोस्फेयर में अब्सॉर्ब हो गई। और भी सन के रेडिएशन में बहुत सारी रेज होती हैं जो ऊपर की लेयर है वो अलग अलग तरीके से अब्सॉर्ब करती हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें केवल अल्ट्रावायलेट रेड, विजिबल लाइट और आई आर रेडिएशन, तीन के बारे में पढ़ना है। अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करने का काम ओजोन लेयर करती है, वो इसके बाद वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे, ये ओजोन लेयर है, तो ये टॉपिक फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे लिए अभी विजिबल लाइट और आई आर। तो आई आर में 1/3 तो बिना सरफेस पे हिट किए वापस लौट गया, 2/3 हिट करने के बाद लौट के जाएगा। अब अगर किसी वजह से, और इसकी वजह से होगा क्या, जितनी देर ये अर्थ की सरफेस पे रहेगा उतनी देर तक यहाँ पे हीट क्रिएट हो जाएगी, है ना, यहाँ पे हीट आएगी, क्योंकि गैस अगर रेडिएशन को रिटेन करेंगी, जैसे किसी ग्लास चैम्बर के अंदर अगर आपने मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया तो वो गर्मी पैदा करेगी, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब वार्म हो जाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ है तो ये क्या बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। ये इम्पैक्ट है, क्यों हुआ, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ग्रीन हाउस क्योंकि गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, आईआर रेडिएशन को थोड़ी देर तक अपने पास रखा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। हमने नाम दे दिया ग्लोबल वार्मिंग। अब होता क्या है, ये कभी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए अच्छा है। अर्थ पे अगर लाइफ सस्टेन करती है तो बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। अगर ये गैसियस एनवलप ना हो, ये जो डॉट्स मैंने बनाए ये डॉट्स क्या है, दीज डॉट्स आर ग्रीन हाउस गैसेस, पीछे लिखा हुआ है GHG, कई बार आएगा तो याद रखिएगा। ये जो डॉट्स बने हैं ब्लैक डॉट्स वो ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में होना फायदेमंद है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का एनवलप हमारे अर्थ के चारों तरफ ना हो तो अर्थ का जो मीन टेम्परेचर निकल के आएगा वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स आएगा। लेकिन अर्थ का एक्चुअली टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स है। एवरेज निकाल रहे हैं, पोल से लेके इक्वेटर तक सारा आप डिवाइड करके निकालोगे तो ये निकल के आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थ बेसिकली एक ब्लैक बॉडी प्लैनेट होता, और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो जो अर्थ का टेम्परेचर निकल के आता वो माइनस में निकल के आता, और फिर माइनस में निकल के आता तो इसका मतलब ये है कि कोई लाइफ सस्टेन नहीं रहती, -17 -18 के आसपास आएगा। हो क्या रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे हैं, जिनकी वजह से रेडिएशन ये गैसेस इकट्ठा करती हैं। जब रेडिएशन को रोक के रखेंगी तो चारों तरफ गर्मी पैदा होगी, उस गर्मी की वजह से टेम्परेचर -17 18 की जगह पहुंच जाता है +15 तक, एवरेज पूरे अर्थ का। और उस +15 पे लाइफ सस्टेन कर सकती है, लोग या एनिमल प्लांट सरवाइव कर सकते हैं। तो अर्थ पे लाइफ अगर है तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये कभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स नॉट द एनवायरमेंटल इशू। इशू क्या है, इशू ये है कि ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज हैं, हम जो इंडस्ट्री लगा रखी है, हमने जो अर्बनाइजेशन कर रखा है, हमने जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज बढ़ जाएगी, जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होनी चाहिए वो बढ़ गई। तो जब इनहांस्ड ग्रीन हाउस गैस होगा तो इफेक्ट भी इनहांस होगा। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गैस की ज्यादा होगी तो आईआर रेडिएशन ज्यादा देर तक रुकेंगे, ज्यादा देर तक रुकेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली और बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रॉब्लम है इनहांसमेंट की वजह से, प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, प्रॉब्लम है इनहांस ग्लोबल वार्मिंग, जो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई। और ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, सी का लेवल राइज होगा, ये सब इसके इम्पैक्ट आएंगे, एग्रीकल्चर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो पहले आपकी बुक में आपको ये समझाया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो लाइफ को होने के लिए चाहिए ही चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ट्रोपोस्फेयर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा आईआर रेडिएशन को रिटेन करेंगे। जितना ज्यादा रेडिएशन रिटेन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर जो मीन निकलेगा, मीन एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो उसे बोला जाएगा इनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज द इशू, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, हालांकि बुक में आप पैराग्राफ की तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। हम जो लिख सकते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी वो फिगर तो आपके पास है ही। ओके, एक मिनट बेटा बस। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हो गई जो हीट को ट्रैप करती हैं विद इन द ट्रोपोस्फियर सिस्टम, है ना। अब कौन कौन सा है, क्या क्या है, वो आप लिख सकते हैं। क्लाउड्स, जो वाटर के वेपर बेसिकली है, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर क्लाउड देखा जाए तो क्या है, वाटर के वेपर्स हैं, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि वाटर वेपर स्टेट में है तो गैस हो गया। एंड बाकी की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, GHG, बार बार आएगा तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ये क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ऐसे लिख सकते हैं। एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट
कुछ तो रिफ्लेक्ट कर देंगे और कुछ इसका पोर्शन एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे लिखा था 33%, 34% रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी अर्थ की सरफेस पे हिट करके आएगा। जब ये अर्थ की सरफेस पे आएगा, एट द अर्थ सरफेस, तब क्या होगा, तब इसमें क्या होगा कि जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशन, डू नॉट या डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस। क्यों? बिकॉज या एज इट रिटेन्ड बाय ग्रीन हाउस गैस एनवेलप अराउंड द अर्थ। हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के चारों तरफ जो ग्रीन हाउस गैस का एनवेलप है, उसमें जो हीट है वो रिटेन हो जाती है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं जा सकती है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? इनको अगर आप देखोगे तो इनमें मेन कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, ये है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये है, और N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये है। तो ये आपको याद रखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज भी आपकी बुक में दी है, एक पाई चार्ट सा बना हुआ है, चाहे तो उससे भी आप देख सकते हो। CO2 60% है, मीथेन जो है वो 20% है, CFC जो है वो 14% है, और N2O 6% है। ये वैल्यूज याद रखिएगा, बुक में एक सर्किल बना होगा पाई चार्ट, उसमें आप इन चारों को देख सकते हो। तो ये एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ये काम करती हैं, है ना? अब अगर ये ना हो, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर मान लीजिए ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती और ये गैसेस जो है वो हीट को रिटेन ना करती, सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर देती, तो क्या होता? तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वो निकल के आता अराउंड -18 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी में 17 दिया होगा, किसी में 18 दिया होगा, आप एवरेज याद रखिए ये, रादर देन प्रेजेंट जो एक्चुअली है, दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, पूरा अर्थ की सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है, दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के चारों तरफ ना होती, अगर ये गैसेस IR रेडिएशन को ना रिटेन करती, सीधे सीधे स्पेस में छोड़ देती, तो हीटिंग होती ही नहीं, और हीटिंग नहीं होती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना आता? -18 आता, और -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाइफ सस्टेन शायद नहीं होती, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ होता ही नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना या ग्रीन हाउस गैसेस का होना इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका होना जो है वो जरूरी है ना? अब होगा क्या? प्रॉब्लम कब आती है? जब प्रॉब्लम तब आती है जब ये इनहांस होगा, है ना। ये शीट हटा दूं? सर प्रॉब्लम थोड़ा कब सा आएगा? जरूर। एक मिनट बेटे, ये लीजिए। सर हो गया। सो प्रॉब्लम तब आएगा जब इनका लेवल ज्यादा होगा, इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक लिमिट से ज्यादा। इनहांस का मतलब क्या है? जब इनहांस लेवल होगा ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर, रिजल्ट इन किस चीज में? लॉन्ग टर्म राइज, लंबे टाइम तक, इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। इसी को आप बोलते हैं कॉल्ड इनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब भी हम इन जनरल भी ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हम इनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग बोलें,
लेकिन हम फिर भी ग्लोबल वार्मिंग इसी सेंस में बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक्चुअली ये है कि हमारी एक्टिविटी की वजह से, मान लीजिए हम एसी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कूलेंट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हर जगह सबको एसी चाहिए, इंडस्ट्री में तो चाहिए चाहिए, लोगों को घर में भी एसी चाहिए, फ्री में मिल रहा है या पैसे हैं उनके पास, जो भी सिनेरियो है, लेकिन उन्हें 24 घंटे एसी चलाना है। तो इन दैट केस होगा क्या, कार्बन, ये सीएफसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सीएफसी ज्यादा रिलीज होगी, तो उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। ऐसे ही पेड़ काटते जा रहे हो और आप जो है वो बाकी चीजें यूज करते जा रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगी, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O बन रहा है, तो वो भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है। तो इनकी वजह से क्या हुआ, हमारी एक्टिविटी है, लेवल बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस का, तो ऑब्वियस है अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही मीन, और अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा, हालांकि वो इनहांस ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए, बट ये आता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है ना। So that result in long term rise in the average temperature of the earth called global warming। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखो कि ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, अगर हम पीछे की बात करें, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर है, बाई 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, पिछले 30 सालों में ज्यादा, इन मोस्ट ऑफ द 3 past decade, पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पिछले 30 साल का मतलब फिर वही आपको सारा डेटा 2002 के हिसाब से मान के चलना है कि सर तो ये 1970 से। 0.6 से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये जो 0.6 है ना, इसी से इतना तहलका मचा हुआ है ना। ये आपको लग रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये हमें लगता है कि 0.6 टेम्परेचर तो कितना हुआ, बहुत कम है, बट आप अर्थ का मीन टेम्परेचर निकाल रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि हम एक तरफ ट्रॉपिकल बेल्ट ले रहे हैं जहाँ +50 टेम्परेचर है, और एक तरफ आप पोल ले रहे हो जहाँ पे -50 टेम्परेचर है। तो ऐसे केस में अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का भी फ्लक्चुएशन हुआ, तो ये अर्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। अर्थ में तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज चेंज नहीं हुआ, पिछले 30 सालों में ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो ये छोटा फिगर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। अब हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, और हम क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो हमें देखना है। दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये हो गया, स्कैन कर दे रहा हूँ शीट। इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। हाँ वो तो है ही, प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा इसी चीज की है ना, क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो एग्रीकल्चर में उन्हें तो सबसे ज्यादा है। आपने ये बहुत कॉमन टर्म लिखा होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, कहते तो इसे वेदर एक्सट्रीम है, वेदर एक्सट्रीम्स। डिस्कवरी वगैरह देखिए तो हर महीने ये एपिसोड आता ही है। इसको एल निनो इफेक्ट कहते हैं, सुना है कभी। जैसे पिछले साल आया था कि दिल्ली में एल निनो इफेक्ट होगा। एल निनो इफेक्ट का मतलब है वेदर एक्सट्रीम, है ना। वेदर एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो एरिया ठंडे हैं वो और ठंडे हो जाएंगे, जो गर्म है वो और गर्म हो जाएंगे। वार्मर एरिया विल बिकम द वार्मेस्ट एंड कोलर एरिया बिकम द कोल्डेस्ट। जहाँ ठंड पड़ती है वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, जहाँ गर्मी होती है वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और इस ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसे हम एल निनो इफेक्ट कहते हैं, तो ये आपको एक वेदर एक्सट्रीम याद रखना है। सर दूसरा, हाँ, तो सर ये पोलर आइस कैप पिघलेंगी क्यों? क्योंकि वहां पर तो और ज्यादा ठंड बढ़नी चाहिए फिर तो। टेम्परेचर एवरेज बढ़ रहा है ना, तो वहां भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही। जब वहां बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हाई कंपेरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कुछ तो बर्फ पिघलेगी ना। -20 पे एक बर्फ रखी हुई है और एक -19 पे रखी हुई है, तो -19 वाली जो है वो कभी ना कभी एज कम्पेयर टू -20 पहले पिघलेगी ना। तो वाटर बनेगा तो -19 की वजह से बना ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वाटर जब भी फॉर्मेशन होगा, मैं ये नहीं कह रहा अभी हो जाएगा, -19 पे भी आप कहेंगे सर बर्फ ही रहेगी, पिघलेगी क्यों, वो लिक्विड स्टेट में क्यों आएगा।
-20 पे भी वैसा रहेगा। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो फर्क पड़ेगा इस चीज का, कि जब हीटिंग जब होती है ना अर्थ की सरफेस की, तो प्रॉब्लम इसीलिए तो पूरे दुनिया के लिए है कि जब हीटिंग होगी तो पूरी अर्थ की होगी। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि रशिया में क्या चल रहा है और जापान में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है। जहाँ जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक नेता या पॉलिटिशियन, स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर सब कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है। उनको कभी 12th की एनसीईआरटी या कभी गूगल से पढ़ा के दिखाओ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना चाहिए, इंडिया तो उस प्रोटोकॉल में आता ही नहीं है। इंडिया तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता ही नहीं है उतना जितने से ग्लोबल वार्मिंग हो। तो फिर इंडिया में क्यों हर चीज के लिए ग्लोबल वार्मिंग चलाना शुरू कर देते हैं? लोगों की आदत है। कौन पूछ रहा है उनसे कि ग्लोबल वार्मिंग सर क्या इसके लिए होती कोई है? उन्हें तो बाउंड्री सिर्फ थोड़ी ये पता होती है। है। हाँ, इसके लिए कोई बाउंड्री थोड़ी है। नहीं, बाउंड्री का मतलब ये है कि एक ये भी तो है ना कि ठीक है कि मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं चलो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा, बट आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। प्रोटेक्शन की बात आएगी पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि राइस जब होगा तो पूरी अर्थ के लिए होगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि यूएस रिलीज कर रहा है, उसे भी उतनी सजा दो जितनी भारत को दे दो, बिकॉज भारत तो जीरो में आ रहा है। भारत तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता ही नहीं है जितना ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और यूएस इतना करता है जितना तो बाकी के कंट्री मिलके नहीं करते। लेकिन ठीक है कि जब इलाज किया जाएगा तो भारत भी कंट्रीब्यूट करेगा और यूएस भी कंट्रीब्यूट करेगा। यूएस कैसे करता है? पैसे से। जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, जिस कंट्री को करना है उसको पैसा चाहिए, लो हम दे दे रहे हैं। उसने तो मोनोपोली बना रखी है कि हम इतना डेवलप हो चुके हैं कि हम बैक में नहीं जा सकते। हमने इतनी गाड़ियां और इतने एसी लगा दिए हैं कि अब हम हटा नहीं सकते। तो भाई किसी और कंट्री से बोलो कि थोड़ा तुम भी और कम कर लो तो ओवरऑल कम हो जाएगा, उस कंट्री को जितनी फंडिंग देनी होगी हम कर देंगे। यही तो होता है। जितने डेवलप कंट्री है वो मोनोपोली क्यों अपनी स्टेब्लिश कर लेते हैं? बिकॉज वो तो कहते हैं जी हम तो बहुत आगे चल गए। हम कैसे कहते हैं कि गाड़ियां मत खरीदो? हमारे यहाँ तो मर्सिडीज हर हफ्ते हर महीने जो है मॉडल चेंज हो जाते हैं। और कहते कि इनसे उनसे जो कंट्री एमिशन करते ही नहीं है बेसिकली। एमिशन के भी तो स्टैंडर्ड है ना कि कौन सा कंट्री ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। कॉज के लिए तो पैरामीटर जस्टिफाई होगा ना, कंट्रोल करने के लिए भले आप कॉमन बोलो कि भाई पूरी अर्थ गर्म हो रही है, फर्क सबको पड़ेगा, इसलिए है ना। और ठीक है कि पॉल्यूशन हो रहा है तो गली मोहल्ले में पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो सबके घरों को नुकसान होगा। लेकिन पॉल्यूशन कर कौन रहा है ये भी तो देखो ना, सारे लोग तो ना कर रहे हैं। ठीक है कि रोकने के लिए सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बट करने के लिए सारे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, फिर भी मैं रोकने के लिए हेल्प कर दूंगा, वो एक अलग बात है। आप ये नहीं कह सकते कि पॉल्यूशन मेरी वजह से है। हाँ ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन को रोकने में मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, बीइंग ए सिटीजन मैं उसमें हेल्प कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं। पैसा बिजनेसमैन कमाता है और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी वही करता है, क्योंकि इंडस्ट्री उसने लगाई है। लेकिन कंट्रोल कौन करेगा जी? वो पब्लिक भी करेगी, और इवन तो पब्लिक को भी फॉलो करना है ना। क्योंकि पानी तो गंदा कौन कर रहा है? वो इंडस्ट्री कर रही है यमुना में जो एफ्लुएंट्स को छोड़ रही है। लेकिन जब कंट्रोल करने की बात आएगी तो जी ठीक है, यमुना क्योंकि नेशनल रिवर है तो एक टैक्स जो है वो सेस टैक्स लगा देते हैं, वो सब देंगे, चाहे वो यमुना में गंदगी डाले या ना डाले। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हालांकि सारी पॉलिसी हर कंट्री का, इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है और कुछ नहीं चलता। इंडिया को गवर्न कौन करता है? यहाँ की पॉलिटिक्स गवर्न करती है। इंडिया में कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो, जो लॉ मेकर्स हैं वो इंडिया को चलाते हैं। और वो लॉ मेकर्स लॉ बना के छोड़ देते हैं, उन्हें फॉलो कौन करेगा कौन नहीं करेगा डजेंट मैटर। और उसमें भी जो सर्विस क्लास होगी उससे फॉलो करवा भी लिया जाएगा, बिजनेसमैन तो वो भी फॉलो नहीं करता। तो ये भी ऐसी, इसीलिए ये चीजें हैं कि जब आप ये अभी इसके बाद आप पढ़ोगे क्योटो प्रोटोकॉल, या ओजोन लेयर में आपको पढ़ाया जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जब ये कन्वेंशन हुए थे, क्योटो जापान में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो जब यहाँ पे इन कंट्री में जब इस पब्लिक प्लेस पे जाके जब सारे कंट्री एक साथ बैठे ना, तब ये बात आई कि ठीक है, यूएस तो मना कर रहा है कि जी हम तो कुछ करेंगे नहीं करने के लिए, अब क्या करोगे? तो यूएस ने कह दिया अच्छा ठीक है, जो जो कंट्री हेल्प करेंगे उनको अगर फंडिंग चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन हम इस प्रोटोकॉल पे साइन नहीं करेंगे। क्योंकि प्रोटोकॉल पे साइन करने का मतलब है कि आपने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर दिया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा एग्रीमेंट साइन ही नहीं करता। अब कर लो आप यूएस से, कुछ नहीं कर सकते ना आप उसमें, कि डेवलप कंट्री है, मोनोपोली बना रखी है। खुद तो न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा, दूसरे कंट्री से कहता है कि तुम मत करो क्योंकि ये तो डेट्रीमेंटल होता है, इससे तो इकोसिस्टम को नुकसान होता है। हमने कर लिया कर लिया, हम न्यूक्लियर कंट्री में आते हैं वो ठीक है, लेकिन और कोई कंट्री ना आ जाए गलती से भी इसमें।
तो चोरी छुपाई तो कि इंडिया ने किया था, पता नहीं चलने दिया, जब कर लिया तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटिकल लेवल पे। पॉल्यूशन तो अपने आप में ऐसा टॉपिक है कि आप पूरी मतलब अच्छी खासी डिबेट कर सकते हो, और उसको अगर आप रूलिंग पे लेके आओगे तो कुछ अप्लाई नहीं होता है। और इंडिया जैसे कंट्री में तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि लोग किसी भी चीज को सीरियसली लेते हैं। जो ले रहे हैं वो एक्चुअली, मैं तो ये मानता हूँ कि वो नेग्लेजिबल अमाउंट है, नेग्लेजिबल कंट्रीब्यूशन है, वो ले रहे हैं, इट्स गुड। बट उससे अगर मैं सीरियसली कहूँ कोई फर्क पड़ेगा, जितनी मेरी नॉलेज है छोटी सी, उसके हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइज इन सी लेवल है, वही सेम वाटर लेवल, ये टेम्परेचर जब राइज होगा तो ऐसे हैं जैसे इसमें दो एग्जाम्पल बुक में दिए जाते हैं, या कहीं आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। लाइक गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से गंगा का ओरिजिन हुआ। इसको आप देखोगे तो इसका जो करंट रेट है रिट्रीट करने का, 30 मीटर पर ईयर, ये इसका रिट्रीट रेट है। हर साल वो 30 मीटर ग्लेशियर कम होता जा रहा है, मतलब पिघलता चला जा रहा है। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब गंगोत्री ग्लेशियर में बर्फ के नाम पे कुछ होगा ही नहीं। अभी तो हम ये मानते हैं कि गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से हुआ। एक बड़ा सा बर्फ का बहुत दूर दूर तक का ग्लेशियर है, गौमुख बोलते हैं उसे, जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय बर्फ बर्फ है, उसके नीचे से पानी निकल के आ रहा है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ होली गंगा। तो हमने माना कि वो गौमुख है जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है। बट हुआ क्या, लोग पहुंच गए जी, हम तो गौमुख के भी दर्शन करके आएंगे, 2-3 अगरबत्ती जला के भी आएंगे, प्लास्टिक की बोतल भी छोड़ के आएंगे, और वहां खाने पीने रहेंगे तो होटल भी बना दो, चाय की दुकानें भी खोल दो। टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करोगे ना, जहाँ पे कोई रेस्पायर नहीं कर रहा, वहां पे अगर केवल CO2 भी रिलीज हुई, CO2 तो मेजर कार्बन है ना, ग्रीन हाउस गैस, 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर 10 लोग मिलकर CO2 भी रिलीज करेंगे तो गर्मी तो अपने आप आ जाएगी। सफोकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा रिलीज कर रहे हैं कि फ्रेश एयर आ ही नहीं पा रही है, और सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो CO2, इसे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, कि CO2 O2 को फर्टिलाइज करने का काम कर रही है। तो गंगोत्री ग्लेशियर के साथ भी यही दिक्कत है। अब जाके उत्तराखंड में मतलब सरकार ने बैन लगा दिया है कि गंगोत्री ग्लेशियर और गौमुख के आसपास का जो 21 किलोमीटर का एरिया है वो नो मैंस लैंड है, वहां कोई नहीं रहेगा। इक्का दुक्का साधु संत हैं जो वहां जाके अपनी तपस्या करते होंगे तो करते होंगे, बट पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, बीच में खुल गया था। जाना पैदल है, आना पैदल है, 7 दिन लगेंगे, 3 दिन जाना 3 दिन आना, बीच में रुकने की कोई जगह है नहीं। आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है कि आप जाओगे तो गवर्नमेंट के रूल से, आओगे तो गवर्नमेंट के रूल से। तो ये भी बेसिकली क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर क्यों सिकुड़ रहा है, इसलिए सिकुड़ रहा है 30 मीटर पर ईयर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो अब जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो सी का लेवल राइज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। अब सी के लेवल राइज होने में भी एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वो तो डूब जाएंगे। जैसे जब ये बात हुई थी स्टार्टिंग में, जब 1990s के टाइम पे ये बात हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 1997 अभी हम पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे पहली बार जापान में ये प्लानिंग की गई कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो तब की बात है, 1997, 1990s मान लीजिए आप। तो उस टाइम पे ये बात आई थी कि ठीक है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का रेट यही रहा तो आने वाले 50 सालों में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कुछ ना करें, किसी भी गैस के एमिशन को कंट्रोल ना करें, जो जैसे चल रहा है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC चलने दें, तो 50 सालों में क्या होगा। तो उसमें एक डेटाबेस स्ट्रेटेजी दी गई थी कि 50 ईयर्स में पहला कंट्री जो दुनिया के मैप से गायब हो जाएगा, दैट विल बी मॉरिशस। बिकॉज मॉरिशस बिल्कुल सी लेवल पे है, मतलब सबसे लो लेवल का जो कंट्री एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड के मैप में वो मॉरिशस है। एक छोटा सा आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, कि अगर सी लेवल राइज किया, क्योंकि गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, आइस पिघलेगी ग्लेशियर में तो सी का लेवल बढ़ेगा। तो सी का लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया है वो डूब जाएंगे। और मॉरिशस तो पूरा का पूरा कंट्री कोस्टल एरिया एक आइलैंड के जैसा है, उतना ही है। तो फिर ये भी देखा गया कि अब पूरा कंट्री जब गायब हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब इस पे रोकने की जरूरत है। तो नॉट ओनली फॉर द मॉरिशस गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड ने उस चीज को सपोर्ट किया, क्योटो प्रोटोकॉल को, लेकिन यूएस ने नहीं किया था। आप डिटेल में पढ़ोगे तो यूएस ने तब भी मना कर दिया था कि हम नहीं कुछ कर रहे, हम सिर्फ फंडिंग दे सकते हैं और कुछ नहीं।
तो ये सारी बातें भी आपको इस चीज में मिलेंगी, है ना। जो एग्रीकल्चर के लिए मैंने अभी वर्ड बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड आता है अभी मैंने बोला CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, बट कभी पूछा गया था तो आप याद कर सकते हैं। C3 C4 प्लांट कहीं आपने पढ़े हैं ना, C3 यस C4 सर। फोटोसिंथेसिस में उसी से रिलेटेड है कि जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, एरो ऊपर बनने का मतलब इंक्रीज है, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी इन एटमॉस्फेयर तो उससे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कौन से प्लांट की फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, C3 की या C4 की? C3 की। C3 की। तो C3 प्रोडक्टिविटी लिख दूं, समझ जाएंगे ना। C3 प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 प्लांट, तो C3 प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। सर ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ये इसका नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है कि अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो C3 की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि जब C3 प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या CO2 की कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट के सराउंडिंग में ज्यादा होगी तो CO2 जो है वो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक एंटी ट्रांसपेरेंट भी है, वो स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? ड्यू टू पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ये तीनों चैप्टर मिला के समझोगे तो आ जाएगा समझ में, अभी तो नहीं शायद मैं कह सकता क्योंकि आपने ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो आप तीनों बातों को अगर समझ सकते हैं तो इसको CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट तो एक है कि सिंपल है, अगर आप एक प्रोसेस को स्टडी करोगे, ठीक है CO2 बढ़ाए तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब हम लिमिटिंग फैक्टर का लॉ अप्लाई करते हैं, या रेस्पिरेशन में भी ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है कि जब हम किसी प्रोसेस की मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो प्रोसेस अकेला हो रहा है, कोई और प्रोसेस उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया गया होगा तो वहां माना गया होगा कि नो इंटरमीडिएट विल रिलीज द प्रोसेस एंड नो एनी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल एंटर द प्रोसेस। कोई और चीज बीच में आएगी नहीं और बीच में बनने वाली चीजें कहीं जाएंगी नहीं। तो एक ग्लूकोज से आपको 36 ATP मिलते हैं, जहां पे वो एम्फीबोलिक पाथवे समझाया गया होगा, वहां पे 3-4 लाइनें लिखी हैं, उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगी, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट करके जो टॉपिक है वहां। तो नेचर में कभी ऐसा होता नहीं है कि हमारी बॉडी में आप कहें कि सर हम रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं तो क्या आपको डाइजेशन बंद कर दोगे या सर्कुलेशन बंद कर दोगे, नहीं होता, सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। लेकिन एक प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपको मानना पड़ता है कि इस प्रोसेस का कोई कंट्रोल कहीं और से नहीं हो रहा, कोई इनिबिशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। ऐसे यहां भी है कि CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ठीक है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन CO2 एक एंटी ट्रांसपेरेंट भी तो है, वो तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगी। अगर वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगी तो फिर ऑक्सीजन बाहर कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी, और CO2 अंदर आएगी नहीं। तो फाइनली ये होगा कि जो C3 की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वो तो और कम हो जाएगी, जिस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में जाना चाहिए फोटोसिंथेसिस के बाद वो तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्टोमेटा का काम केवल ट्रांसपिरेशन नहीं है, स्टोमेटा का काम तो गैसियस एक्सचेंज भी है। वाटर के वेपर का लॉस तो होगा ही होगा, बट मीन वाइल CO2 और O2 का जो एक्सचेंज आप पढ़ते हो वो भी तो आप उसी से पढ़ते हो ना। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये डेट्रीमेंटल हो गया कि हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, जितनी है ऑप्टिमम उतनी ही रहनी चाहिए। और अगर हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तो फिर करो प्लांटेशन, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और फिर उसको नॉमिनल पे लेके आएंगे। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के शिफ्ट होने का जो बड़ा रीजन है वो यही है कि पता चला जो क्रॉप हमारी पकती थी, गेहूं या चावल, राइस है, मान लीजिए धान है, तो धान जो सितंबर में कटता था वो अब अक्टूबर नवंबर में कटता है जाके। जिस गेहूं को जो है वो होली के टाइम पे कटना चाहिए था वो कटता है अप्रैल के लास्ट में जाके। तो ये एग्रीकल्चर क्यों शिफ्ट हो रही है, प्रोडक्शन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज पूरे अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो बदल रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर वो नहीं बदलता तो ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर तो आपने पहले भी पढ़ा है कि सीजन जो है वेल डिफाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिफाइंड तो है, 4 अभी भी सीजन है बट उनकी साइकिल चेंज हो रही है।
जो चीज जिस टाइम, अब आप देखो ना कि तरबूज तो आजकल भी आ रहा है मार्केट में, क्या तरबूज के आने का सीजन है ये? तरबूज तो गर्मियों में आना चाहिए था। तो हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज कर रहे हैं, बट ये हम अपने लिए कर रहे हैं कि तरबूज तो शादियों में जाएगा, सैलेड में कटेगा, फ्रूट चाट में चाहिए लोगों को। कोई ये नहीं सोच रहा कि बिकॉज ऑफ दैट आप एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर रहे हो, बस सबको इस टाइम पे जो टेम्परेरी बेनिफिट है वो चाहिए। क्योंकि ये भी मार्केट का ट्रेंड है कि कोई फ्रूट या वेजिटेबल टाइम से पहले या टाइम के बाद आएगी तो वो कॉस्टली हो जाती है। लोगों को लगता है ना कि अच्छा इस टाइम पे भी खा के देखते हैं, गर्मियों में तो सभी लोग 10 रुपए का खा लेते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस कि हम करते तो ये सोच के हैं कि चलो हमें अच्छा है, बट इन्वायरमेंट के लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। नेचर ने हर फ्रूट को एक टाइम दिया कि वो इस टाइम पे आना चाहिए, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से सोचा कि हम नेचर को ही बदल देते हैं और इस फ्रूट या वेजिटेबल को हर टाइम पे ले आते हैं। ले तो आए शायद कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में नहीं भी ला पाए, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक बनते चले गए। तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट में जो तीन इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर चेंज हो जाएगी, सी का लेवल राइज करेगा तो कोस्टल एरिया पानी में डूब जाएंगे, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर का एक एग्जांपल दे दिया, और वेदर एक्सट्रीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा एल निनो इफेक्ट आएगा, जो गर्मी है जहाँ पे वो और गर्म हो जाएगा, जो ठंडा है वो बहुत ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से चेंजेस आना शुरू होते हैं। अब आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करोगे, लास्ट है ये। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनमें एक नाम आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड कोएटो। जापान का शहर है ये। प्रोटोकॉल 1997। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये किस काम के लिए है। दिस इज टू कट द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट हों, इस बात के लिए जो है वो कोएटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये किसने लॉन्च किया था? लॉन्च बाय UNFCCC, that is United Nation Framework, FRAME, Framework Convention on Climate Change। इसने इसको लॉन्च किया था, और इसमें कहा गया था कि जो भी कंट्री इसको साइन करेंगे वो 60% तक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करेंगे। फिक्स, मैंडेटरी, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक ट्रेटी, एक समझौता किया गया कि क्लाइमेट चेंज कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंडेटरी हो गया है ना। 178 स्टेट्स और अदर गवर्नमेंटल एंटिटीज, बहुत सारी जगह कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत सारी जगह स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर किसी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। तो 178 कंट्री और गवर्नमेंट के लोगों ने इस पे साइन किए हुए कि 60% तक हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर लेंगे बाय द अप्रैल ऑफ 2008। 1997 है, 2008 मतलब 10 सालों के अंदर हम लगभग ये काम कर लेंगे। इसी में नोटेबल एक्सेप्शन है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो एक नोटेबल एक्सेप्शन यहाँ पे यूएस है, जिसने मना कर दिया था कि हम ये काम नहीं, हम करने की कोशिश करेंगे बट हम साइन नहीं करेंगे। जबकि इंडिया और चाइना उस टाइम पे दो कंट्री ऐसे थे जिन्होंने साइन कर दिया था, बट वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करते थे, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं से कहीं तक रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो ये मोनोपोली वाला एक चक्कर भी इसमें फंसा हुआ था। हालांकि जब ये 2008 के बाद इसकी मीटिंग हुई तब देखा गया तो टोटल 61.8% एमिशन कम कर लिया गया था। टारगेट रखा गया था कि 60% कम करना है, बट 61.8% जो है वो कम कर लिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए जापान के अंदर 1997 में साइन किया गया था। जितना लिखा है इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोटोकॉल में ये भी दिया गया कि लोग, मतलब पब्लिक जो है वो क्या कर सकती है। तो उसके लिए आप बुक में पढ़ोगे तो भाई ये है कि फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करो, डीजल पेट्रोल जितना कम बर्न करोगे CO2 उतना कम रिलीज होगी, है ना। एसी ना चले। इम्प्रूविंग, हाँ, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, ये बहुत पॉपुलर हो गया। आप देखो ना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आते हैं ना,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर, इलेक्ट्रिकल आइटम के ऊपर स्टार रेटिंग दी होती है कि फ्रिज आपका 5 स्टार है, एसी आपका 5 स्टार है, 3 स्टार है। जितने स्टार होंगे उतना महंगा होगा, लेकिन उतना वो एफिशिएंट भी है, वो उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसको उतना ज्यादा वो एफिशिएंटली यूज कर पाएगा। बट ऑब्वियस है कि महंगा भी है। अब चलो कोई पब्लिक खरीद रही है अपने घर के लिए तो समझ में आता है कि भाई 20,000 रुपए का मिल रहा है एसी, चलो 3 स्टार वाला ले लेते हैं, 5 स्टार वाला तो जो है वो 30,000 28,000 का मिलेगा। लेकिन जहां जहां पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई साइंटिफिक लैब है, कम से कम वहां तो ये ध्यान में रखा, वहां तो पैसा सरकार का ही खर्च हो रहा है ना। तो जब सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तब तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो ना कि 3 स्टार की जगह 5 स्टार लगाइए, कम से कम गवर्नमेंट अपने। लेकिन वहां भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहां जो साइन करने वाला है फाइल, वो अपना फायदा देखता है कि कौन सी कंपनी उसको अंडर द टेबल कितना पहुंचा रही है। सिंपल सा रूल है, उसी हिसाब से वो साइन कर दिए जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मतलब उसमें ये बात है कि भाई आप एफिशिएंसी जो इम्प्रूविंग है, एनर्जी यूजेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने वाली चीजें उनको यूज करिए। डिफॉरेस्टेशन मत करिए, पेड़ों को मत काटिए, बिकॉज पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। अगर आप काट दोगे तो CO2 का लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा, कुछ मत भी करो, केवल पेड़ काट दो, तो CO2 को यूज करने वाले लोग अगर हट गए तो फिर CO2 का लेवल बढ़ ही जाएगा। ट्री को जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करोगे, जितना प्लांटेशन करोगे, उतना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी स्लो डाउन करो, ये भी उस प्रोटोकॉल में कहा गया था, बिकॉज जितने ज्यादा ह्यूमन होंगे उनकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, जितनी डिमांड होगी पॉल्यूशन या इश्यूज उतने ज्यादा क्रिएट होंगे। ये हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए जिसमें ये सारी बातें कही गई कि अगर कहीं पे CO2, मीथेन, N2O या CFC का यूज हो रहा है तो क्या इनका कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढा जा सकता है। डिटेल आपकी बुक में है नहीं, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम किए गए कि हम ऑल्टरनेटिवली अरेंजमेंट क्या बना सकते हैं इस बात का कि कम से कम CO2 रिलीज हो। जैसे एसी के लिए कि एसी चलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी, तो अब बिना एसी चलाए तो काम बन नहीं रहा। अब ये बताओ कि इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है और वो कितना फिजिबल है, मतलब आम आदमी के लिए वो कितना यूजेबल है, वो कर भी पाएगा इस बात को या नहीं कर पाएगा। तो वो सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड की गई। एक क्लास और लगेगी आपको, उसमें ओजोन का डिप्रीशन पढ़ना है, आपको डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है, और एक टॉपिक आई थिंक और है। 3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम, बताइए। ओके सर, बाय। Bye, sir. बाय बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Good night, sir. गुड नाइट।